नमस्कार, मैं सीए कल्पना महेश्वरी आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरा मोटिव है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इनकम टैक्स के अलग अलग प्रोविजन से रूबरू करवाना। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 आर पर। फाइनेंस एक्ट 2022 ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन 194 आर को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उसने बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड बेनिफिट और परक्यूजिट के ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की बात कही। बहुत सारे कंपनीज या एंटिटीज जो बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं वो अपने एजेंट या डीलर्स या चैनल पार्टनर्स को इंसेंटिव के तौर पर बेनिफिट या परक्यूजिट वेदर इन कैश और इन काइंड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज अपने एजेंट्स या डीलर्स को ट्रैवल पैकेजेस देती है, तो कई कंपनीज गिफ्ट वाउचर्स या सैंपल के तौर पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेक्शन 194 आर को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए हमें सेक्शन 28(4) को समझना होगा। सेक्शन 28(4) says that value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or profession, shall be taxable as business income in the hands of recipient of such benefit or perquisite। यानी हम अगर कोई बेनिफिट और परक्यूजिट बिजनेस और प्रोफेशन के तहत रिसीव कर रहे हैं तो इट शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन आवर हैंड्स। अब कंपनीज और एंटिटीज जो ये बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइड कर रही है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में दिखा रही है और सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इसे अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। अब जो ये बेनिफिट और परक्यूजिट को रिसीव कर रहे हैं वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसे बिजनेस इनकम के रूप में नहीं दिखा रहे अगर उन्हें ये बेनिफिट और परक्यूजिट कैश में नहीं मिल रहा। यानी अगर उन्हें ये बेनिफिट और परक्यूजिट काइंड में मिल रहा है तो वो अपने रिटर्न ऑफ इनकम में इसे शो नहीं कर रहे। तो इसी टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 194 आर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब इस सेक्शन 194 आर जिसे फाइनेंस एक्ट 2022 ने इंट्रोड्यूस किया, अब हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर पीपीटी। नाउ एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग benefit or perquisite is liable to deduct TDS under this section. In the case of individual or HUF, अगर उनका लास्ट फिनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस इनकम है या 50 लाख से ऊपर प्रोफेशनल इनकम है, then only they are liable to deduct TDS under this section. The TDS will be deducted on benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or exercise of the profession, and it shall be provided to resident only. That means अगर किसी नॉन रेसिडेंट को हम बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइड कर रहे हैं then we are not liable to deduct TDS under this section, and the rate of TDS will be 10% of the value of such benefit or perquisite, and the value of such benefit or perquisite shall be greater than rupees 20,000 in the previous year in order to deduct TDS under this section. That means अगर हमारा benefit और perquisite का value 20,000 से नीचे है then we are not liable to deduct TDS. And this section is effective from 1st July 2022. तो अगर
30 जून 2022 से पहले हमने कोई बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइड किया है तो हमें उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. But in order to calculate the threshold limit of rupees 20,000 during the financial year 2022-23, we have to consider the value of benefit or perquisite provided up to 30th June 2022 also. यानी फिनेंशियल ईयर 2022-23 का थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें वो बेनिफिट और परक्विजिट जो हमने 30 जून 2022 से पहले प्रोवाइड किया है उसे भी कंसिडर करना होगा. बट हम उसी बेनिफिट और परक्विजिट पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे जो हमने 1 जुलाई 2022 के बाद प्रोवाइड किया है. Is it clear? Now, who is liable to deduct TDS under this section? इसके लिए भी एक नोटिंग दिया गया है कि the person who has agreed to provide the benefit of perquisite और उसके लिए वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है तो that person is liable to deduct the TDS and not the third party who actually delivers the benefit or perquisite after accepting the payment from the person who has agreed to provide this benefit or perquisite. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझे. एक कंपनी अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए टूर अरेंज करती है who have achieved the specific targets. Now this company is liable to deduct TDS under section 194R. And not the tour operators or hotels or airlines who have accepted the payment from the company and they deliver the foreign tour to dealers or agents. Now, what is the time of deduction of TDS under this section? सेक्शन कहता है कि हमें बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइड करने से पहले ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा. और अगर हम बेनिफिट और परक्विजिट पूरा काइंड में दे रहे हैं या पार्टली कैश और पार्टली काइंड में दे रहे हैं तो हमें बेनिफिट और परक्विजिट रिलीज़ करने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि बेनिफिट और परक्विजिट के ऊपर हमारा टीडीएस पे हो गया है. तो हाउ टू इंश्योर दिस वेदर द टीडीएस हैज़ बीन पेड और नॉट? इसका हमारे पास 3 ऑप्शन है. पहला, हम पे से टीडीएस अमाउंट कलेक्ट करके जमा कर दें, या दूसरा हम टीडीएस अपने पॉकेट से जमा कर दें. पर इस केस में ये टीडीएस भी बेनिफिट और परक्विजिट है सामने वाले के लिए, इसलिए हमें लायबिलिटी को ग्रॉस अप करना होगा. इसको मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है. ए लिमिटेड अपने डीलर को एज एन इंसेंटिव 1 लाख रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन देता है. यानी ए लिमिटेड इज़ लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर दिस सेक्शन ऑन दिस वैल्यू ऑफ फोन इक्वल टू ₹10,000. बट अगर वो टीडीएस अपने पॉकेट से पे करता है तो यहाँ टीडीएस उस डीलर के लिए एक बेनिफिट है, इसलिए हमें टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट को इस तरह से निकालना होगा. जो 1 लाख रुपीज़ है वो 90% बेनिफिट है. तो अगर हमें उसे ग्रॉस अप करें तो 1 लाख डिवाइड बाई 90 इंटू 100 will be the total value of benefit, that is ₹1,11,111. और हमारा TDS अमाउंट 1,11,111 के ऊपर 10% डिडक्ट होगा, दैट इज ₹11,111. और या फिर हमारे पास तीसरा तरीका है कि हम पेई को यानी जो बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव कर रहा है उसे हम इंसिस्ट करें कि वो TDS को एडवांस टैक्स के रूप में जमा कर दे और चालान हमें प्रोवाइड कर दें.
Now people were facing lot of difficulties under this section. So 16 जून 2022 को CBDT ने अपने सर्कुलर द्वारा कई क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड किए. The first clarification was given that while deducting TDS under section 194R, डिडक्टर को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि डिडक्टी के हैंड्स में बेनिफिट और परक्यूजिट सेक्शन 28(4) में टैक्सेबल है या नहीं है. Second clarification was given that TDS under this section is required to be deducted irrespective of the fact whether the benefit or perquisite is capital in nature or revenue in nature. Again, the third clarification was given that if the benefit or perquisite is given in wholly in cash or wholly in kind or partly in cash or partly in kind, TDS is required to be deducted under all the cases. Fourth clarification was given that if customers are given cash discount or sale discount or rebate, then this is also benefit or perquisite. So whether TDS is required to be deducted or not, CBDT clarified that TDS is not required to be deducted under these cases to avoid the difficulty. Again the question came कि अगर कोई कंपनी 10 क्वांटिटी के साथ 2 क्वांटिटी फ्री देती है, then it is still a benefit and perquisite. So whether TDS is required to be deducted or not. For example, A Limited किसी पर्सन को 10 यूनिट खरीदने पर 2 यूनिट फ्री देती है. एक यूनिट का प्राइस 3,000 रुपये है. That means the selling price of 12 units will be 10 into 3,000, that is 30,000, and the cost price for the person for 12 units will be 30,000 at the same time. CBDT clarified in this case that no TDS is required to be deducted. CBDT ने कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए जहां हमें रिलैक्सेशंस नहीं है और जहां पे TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स फ्री सैम्पल टू हिज एजेंट और डीलर्स, और व्हेन अ पर्सन गिव्स इंसेंटिव अदर देन डिस्काउंट और रिबेट इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड सच एज TV, computers, gold coins, mobile phones, etc. to his agent or dealers. Or when a person sponsors a trip for the agent or his relative upon achieving certain targets, or when a person provides free ticket for an event for his agent or dealers, or when a person gives free medicine sample to his medical practitioners. ये सब एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेटिव हैं. CBDT ने ये भी क्लैरिफाई किया कि TDS is not required to be deducted if the benefit of perquisite is provided to a government entity. For example, अगर हम कोई मेडिसिन सैम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं, then we are not required to deduct TDS on those benefit of perquisite. Now, ऐसे कई सिचुएशंस हैं जहां हम लोग को ये डिसाइड करना है कि who will be the deductee. पहला सिचुएशन है A लिमिटेड डॉक्टर बी जो कि एक्स लिमिटेड में एम्प्लॉय है उसे 30,000 का फ्री सैंपल प्रोवाइड करता है. तो हियर ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194R ऑन एक्स लिमिटेड एंड नॉट ऑन डॉक्टर बी. सिंस डॉक्टर बी इज द एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड may deduct TDS under section 192 on perquisite given to the doctor. दूसरा सिचुएशन है कि डॉक्टर बी इज द कंसल्टेंट ऑफ बी लिमिटेड एंड नॉट द एम्प्लॉय ऑफ बी लिमिटेड. अंडर दिस केस ए लिमिटेड कैन डायरेक्टली डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194R ऑन डॉक्टर बी, और alternatively A limited may deduct TDS under section 194R on X limited, and X limited will deduct TDS under section 194R on Dr. B.
तीसरा सिचुएशन है कि व्हेन फ्री सैंपल इज गिवन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो हियर नो TDS will be applicable. Now situation 2, if Dr. B is the consultant of X Limited and not the employee of X Limited, इस केस में A Limited can directly deduct TDS under section 194R on Dr. B, or alternatively A Limited will deduct TDS under section 194R on X Limited and X Limited will deduct TDS under section 194R on Dr. B. Situation 3, if free sample is given to a government hospital, in that case TDS under section 194R is not required to be deducted. अब बेनिफिट और परक्यूजिट का वैल्यूएशन क्या लिया जाए? तो CBDT has clarified that the fair market value of benefit or perquisite will be considered for deduction of TDS under section 194R, except अगर डिडक्टर ने बेनिफिट और परक्यूजिट को परचेज किया है बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द डिडक्टी, then in that case the purchase price will be taken as the value of benefit or perquisite. And in the second case, if the deductor manufactures the items and provide them as benefit or perquisite to the deductee, then actual price charged to the customers will be taken as the value of benefit or perquisite. इसमें दो पॉइंट्स ध्यान देने की बात है. पहला ये कि इफ द रिसीवर यूजेस सच एसेट for the purpose of his business and profession, then for him the actual cost of the asset will be the fair market value and depreciation will be calculated on such fair market value. Secondly, GST will not be included for the valuation of benefit or perquisite. Now situation 2, if Dr. B is the consultant of X Limited and not the employee of X Limited, इस केस में A Limited can directly deduct TDS under section 194R on Dr. B, or alternatively A Limited will deduct TDS under section 194R on X Limited and X Limited will deduct TDS under section 194R on Dr. B. Situation 3, if free sample is given to a government hospital, in that case TDS under section 194R is not required to be deducted. अब बेनिफिट और परक्यूजिट का वैल्यूएशन क्या लिया जाए? तो CBDT has clarified that the fair market value of benefit or perquisite will be considered for deduction of TDS under section 194R, except अगर डिडक्टर ने बेनिफिट और परक्यूजिट को परचेज किया है बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द डिडक्टी, then in that case the purchase price will be taken as the value of benefit or perquisite. And in the second case, if the deductor manufactures the items and provide them as benefit or perquisite to the deductee, then actual price charged to the customers will be taken as the value of benefit or perquisite. इसमें दो पॉइंट्स ध्यान देने की बात है. पहला ये कि इफ द रिसीवर यूजेस सच एसेट for the purpose of his business and profession, then for him the actual cost of the asset will be the fair market value and depreciation will be calculated on such fair market value. Secondly, GST will not be included for the valuation of benefit or perquisite. Now, if there is reimbursement of out-of-pocket expenses incurred by the service provider, then CBDT has clarified that if the
supporting document or bill is in the name of the service receiver, then such reimbursement of out of pocket expenses will not be treated as benefit or perquisite, and no TDS is required to be deducted under section 194R. But if supporting document is not in the name of the service receiver and the reimbursement of out of pocket expenses are there, then it will be treated as benefit and perquisite, and TDS under section 194R has to be deducted. Now there are 2 points to be noted. First is, if the out of pocket expenses are taken as part of the total consideration and TDS is deducted under section 194J or 194C on the total consideration, then TDS is not required to be deducted under section 194R. And secondly, if the expenses are incurred by the pure agent on behalf of the other person and GST credit is also taken by the other person, then such reimbursement of out of pocket expenses of the agent is not a benefit or perquisite, and TDS is not required to be deducted under section 194R. अब कई कंपनीज और एंटिटीज बिजनेस कॉन्फ्रेंस करवाती है अपने डीलर्स और एजेंट्स के लिए, तो अगर उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव डीलर्स और कस्टमर्स को एडुकेट करना है अबाउट देयर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स, then expenses on such business conference is not to be treated as benefit or perquisite, and TDS is not required to be deducted under this section. लेकिन अगर उसमें कोई लेजर ट्रिप का एक्सपेंस जुड़ा हुआ है या कोई फैमिली मेंबर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है या उन्होंने प्रायर स्टे या ओवर स्टे किया है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, इवन इफ इट्स अ डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस, देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज बेनिफिट और परक्विजिट, एंड TDS is required to be deducted under section 194R. 13 सितंबर 2022 को CBDT ने फिर कुछ क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड किए. पहला क्लैरिफिकेशन ये था कि कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल बैंक या कोई कोऑपरेटिव बैंक वन टाइम लोन सेटलमेंट करती है अपने बोरोवर्स के साथ या लोन वेव ऑफ करती है, तो TDS अंडर सेक्शन 194R इज नॉट डिडक्टेबल. दूसरा क्लैरिफिकेशन बिजनेस कॉन्फ्रेंस को लेकर था. इट वाज क्लैरिफाइड दैट कि डे इमीडिएटली प्रायर टू द स्टार्ट डेट ऑफ द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस will not be considered as prior stay, and the day immediately following the end date of the dealer business conference will not be considered as the overstay. तीसरा, when a benefit or perquisite is provided in a group activity, it was clarified that if such benefit or perquisite is difficult to allocate to each participant, then the provider may at the option abstain from claiming such expenses as deductible expenditure for calculating his income. अगर प्रोवाइडर ये ऑप्शन अवेल करता है कि वो इन्हें एक्सपेंसेस में क्लेम नहीं करेगा, तो TDS is not required to be deducted. एक और क्लैरिफिकेशन आया इन रिलेशन टू बोनस शेयर्स एंड द राइट शेयर्स इशूड बाय द कंपनीज. इन दैट केस ऑल्सो द TDS अंडर सेक्शन 194R इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. अब कुछ और भी सिनेरियोज है जहाँ पे 194R के अंदर TDS डिडक्ट नहीं करने की ज़रूरत है. पहला, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, Section 192 is applicable there, and hence TDS under Section 194R is not required to be deducted. Second, if the recipient of the benefit or perquisite is the non-resident, then Section 195 is applicable, and hence TDS is not required to be deducted under Section 194R.
Third, if benefit of perquisite is not arising from the business or exercise of the profession of the recipient, then TDS is not required to be deducted under section 194R. If benefit of perquisite is provided to a customer who is not engaged in the business or profession, then again section 194R is not applicable. So this is the analysis of section 194R. I hope सबको मेरा ये PPT पसंद आया होगा. Thank you so much for the patient hearing. Thank you.